अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। बहुत से मैसेज मुझे आते हैं, बहुत से क्वेश्चन उसी बारे में किए जाते हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ़ कंट्री से मुख्तलिफ़ लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वीडियोस वो देखते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूं जिसमें तमाम टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जो भी आप दोस्तों के क्वेश्चन हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में कवर करूं। सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है कि जी हम शादीशुदा हैं तो क्या हम वहां पे आके शादी कर सकते हैं। देखें, आप शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर शादीशुदा हैं तो ब्राज़ील में आके आप लिविंग टुगेदर कर सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं होता, उसमें कोई मसला नहीं है। आप लिविंग टुगेदर करके तो पीआर का प्रोसेस कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्या असाइलम का जो स्टेटस होता है, क्या हम बाद में जब असाइलम ले लेते हैं तो क्या बाद में उसको हम पीआर में चेंज कर सकते हैं। और ये सवाल ज़्यादातर लोग वो पूछते हैं जो कि साउथ अफ्रीका में है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में असाइलम स्टेटस को चेंज करवाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही होता है। इसलिए जहाँ पे आप सालम पे हैं अगर, तो आप उसको पीआर में आसानी से कन्वर्ट करवा सकते हैं। जहाँ पे सिस्टम बहुत स्मूथ है, बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अब इसके बाद जो पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो, आपके पास अपनी कंट्री का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो वैलिड हो, तो फिर आप करवा सकते हैं। कुछ स्टेट में जब आप आते हो तो 6 महीने के बाद कन्वर्ट करवा सकते हो, कुछ स्टेट में 1 साल के बाद करवा सकते हो, और कुछ स्टेट में आप जिस टाइम मर्ज़ी इसको कन्वर्ट या ब्राज़ीलियन लाइसेंस में चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट ब्राज़ील वीज़ा के लिए कौन कौन से चाहिए। तो देखें, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। हर कंट्री से ब्राज़ील का जो वीज़ा प्रोसेस है वो डिफरेंट है और इसके डॉक्यूमेंट भी डिफरेंट है। अगर पाकिस्तान से बात की जाए तो पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप सिंगल हैं तो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, एफआरसी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये आपने टेस्ट करवाने होते हैं फॉरेन ऑफिस से। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं बिज़नेस के, और फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और इनविटेशन, जो भी आप साथ लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जो चेंजिंग होती है वो सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आप सिंगल हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट। इसी तरह अगर आप साउथ अफ्रीका में हैं तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट साउथ अफ्रीका का वो आपने लगाना। दुबई से हैं तो दुबई से ना सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना बर्थ सर्टिफिकेट की। और वहाँ से जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो भी 7 दिन है। इसी तरह अगर साउथ अफ्रीका से बात करें तो प्रोसेस टाइम 10 से 15 दिन है। और पाकिस्तान से अगर बात करूं तो अभी 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी लेट मिलती है और जो प्रोसेस टाइम है वो भी पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसके बाद आ जाते हैं जी, क्या हम असylum पे आके तो गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है कि क्या हम जब असylum ले लेते हैं तो वो प्रूव कितने टाइम में होता है। देखें, हर बंदा असylum के पीछे पड़ा हुआ है, असylum के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप ब्राज़ील में आसानी से लिविंग टुगेदर कर सकते हैं। आप आएँ, आके यहाँ पे कोई ना कोई सेटिंग हो जाती है। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा उनके पास पीआर है। असylum पे बहुत कम लोग हैं, वो लोग हैं जिनका आगे कोई भी नहीं था, उन्होंने आके वक्ती तौर पे लिया। उसके बाद उन्होंने 6 महीने में, 1 साल में, जब वो यहाँ पे रहते हैं उनकी सेटिंग हो जाती है, कोई ना कोई लिंक बन जाता है, तो वो पीआर में चले जाते हैं।
लिविंग टुगेदर कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं, और भी काफ़ी ऑप्शन होती हैं। इसी तरह पूछते हैं कि असylum अप्रूव कितने टाइम में होता है। अगर आप शादीशुदा भी हैं, आपको लिविंग टुगेदर भी नहीं करना चाहते, तो फिर आपका जो असylum है वो 4 साल के बाद जाके अप्रूव होता है और आपको पीआर मिल जाती है। पीआर मिलने के बाद फिर आपको 4 साल मज़ीद लगते हैं पासपोर्ट के लिए। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता आप दोस्तों को कि आप असylum लें। आके आपके पास वीज़ा होता है 1 साल का, 3 मंथ की आपको एंट्री मिलती है, फिर 3 मंथ आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। तो 6 महीने में बंदा कोई ना कोई सेटिंग कर लेता है। इसी तरह बिज़नेस के बारे में लोग पूछते हैं कि बिज़नेस कौन सा करना चाहिए। देखें, और पूछते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कितनी लेके आए। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपने लेके आनी है अपनी मर्ज़ी से। मेरे कहने से तो ना आपने लेके आनी है और ना किसी के कहने से लेके आनी है। जो आपके पास जितनी आपकी पावर है, जितने आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, आप लेके आएँ। लेकिन जो लोग कहते हैं कम से कम हमें बता दें कि गाड़ी कितने की मिलती है, तो ऊबर में चलाने के लिए जो गाड़ी है वो 40 से 50 हज़ार रियल तक मिलती है, जो कि पाकिस्तानी 15 से 20 लाख रुपए बन जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं जी 1 लाख 2 लाख में काम शुरू हो जाता है। भाई 3-4 हज़ार हैश में यहाँ पे आप कौन सा कारोबार करोगे? 1000-1500 तो आपको दुकान का किराया देना पड़ता है, फिर आपने अपना भी किराया देना है, घर का भी किराया देना है। आप 2 लाख में 4000 हैश में आप कैसे कोई काम कर सकते हो? मेरी समझ से बाहर है कैसे लोग कह देते हैं कि 1 लाख में काम शुरू हो जाता है। 2000 हैश में यहाँ पे कौन सा काम शुरू होता है? ये सब गलत बातें हैं। इसी तरह पूछते हैं कि यहाँ पे रहने का ख़र्चा कितना है। अगर आप सिंगल रूम वाला फ्लैट लेंगे तो वो 1000 से 1500 हैश तक मिल जाता है। मेन शहर में सिटी में ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप किसी छोटे टाउन में हैं तो यहाँ पे वहाँ पे आपको 1000 से 1200-1500 का सिंगल रूम वाला फ्लैट मिल जाता है। इसी तरह और लोगों के बहुत से क्वेश्चन है कि क्या जब हमें पीआर मिल जाती है तो हम पाकिस्तान जा सकते हैं? बिल्कुल, पीआर मिलने के बाद आप जा सकते हैं। आपको 1 साल में आप 3 मंथ के लिए बाहर रह सकते हैं अगर आपने पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होना। अगर ज़्यादा भी आप रह सकते हैं। अगर आप 2 साल से ज़्यादा पीआर के ऊपर बाहर रहेंगे तो आपकी पीआर को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम कोई जॉब कर सकते हैं, तो देखिए जॉब के लिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता है, इसलिए यहाँ पे जॉब का मसला रहता है। इसलिए लोग ज़्यादातर आके छोटा मोटा अपना कारोबार कर लेते हैं। कारोबार से ये है कि उसमें ज़बान का इतना इशू नहीं होता। जॉब के लिए आपको कोई ना कोई कारोबार जॉब के लिए आपको ज़बान की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपना काम करते हैं। जॉब मिल जाती हैं कुछ स्टेट में, चिकन की फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे 1000 से 1500 हैश तक आपको मिल जाता है, यानी कि आप अपना सरवाइव उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें ज़्यादा आप बचत नहीं होती, बस ये है कि आप अपना गुजारा कर सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए कि मोटरसाइकिल ऊबर चलाने के लिए कितने की मोटरसाइकिल मिल जाती है। मोटरसाइकिल आपको यहाँ पे ऊबर पे या फूड डिलीवरी में चलाने के लिए जो मिलती है वो 6 से 10 हज़ार के अंदर अंदर आपको बाइक अच्छी मिल जाती है। 125 या 150 सीसी, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए बनते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ कारोबार हैं, हर कारोबार में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है। गाड़ी मैंने आपको बता दी, मोटरसाइकिल का भी बता दिया। इसी तरह अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में 50 हज़ार से लेके 1 लाख एक नॉर्मल शॉप बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छी अर्निंग कर सकें तो उसके लिए आपको मिनिमम इतने पैसे चाहिए। अगर आप 3-4 हज़ार हैश से आप कौन सा कारोबार करेंगे और उसमें आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, जिसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। बाकी कम्युनिटी यहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी है, सौ पालो में, ब्राज़ीलिया में
उसके बाद सांता कैटरीना में हलाल फूड यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन कुछ ख़ास स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वहाँ पे ही मिलेगा आपको। ब्राज़ील में sao पालो में आपको हलाल फूड मिल जाता है। इसी तरह आपको जो हलाल फूड है वो ब्राज़ीलिया में भी मीट वगैरह आपको मिल जाता है। तो इसी तरह आप लोग पूछते हैं कि कौन सी स्टेट रहने के लिए अच्छी है। अगर देखा जाए तो काम्पिनास भी एक अच्छा सिटी है, इसी तरह सांता कैटरीना भी है, लेकिन सांता कैटरीना में थोड़ा सा महंगा है। लोग sao पालो में थोड़ा सा क्राइम है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए फैमिली वालों को। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए sao पालो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी लोग sao पालो में भी रहते हैं। इसी तरह रियो जेरो जो है वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस सिटीज़ में आता है, स्टेट में आता है। लोग ज़्यादातर छोटे टाउन में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे क्राइम का इतना इशू नहीं है। क्राइम बिल्कुल है, बिल्कुल हम कहें कि जी बहुत सिक्योर कंट्री है तो ऐसा नहीं है। क्राइम है, लेकिन उन एरियाज़ में है जो बहुत बड़ी स्टेट के अंदर जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे क्राइम है, लेकिन साउथ अफ्रीका की तरह या और अफ्रीका की कंट्रीज़ की तरह हर जगह पे क्राइम नहीं है। ब्राज़ील में कुछ सिटी बहुत सेफ हैं और कुछ सिटी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। इसलिए अब मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है कैंपिनास। उसके बाद और भी काफ़ी टाउन हैं जहाँ पे अमन शांति है, कोई इशू नहीं है, लेकिन रियो जेरो को आप अवॉइड करें और sao पालो के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे आप कोशिश करें कि आप ना जाए। तो इसके अलावा पूछते हैं कि ब्राज़ील में आने जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने अपना CPF बनाना होता है। ये ऑनलाइन भी बन जाता है और ये आप उनके ऑफिस पे जाके सीधा फेडरल इनका ऑफिस होता है, आप वहाँ पे भी जाके बनवा सकते हैं। वो बनवाने के बाद आपने सूस का कार्ड बनवाना होता है, जो कि मेडिकल का आपका कार्ड होता है, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग जब आते हैं तो उनको मेडिकल का इशू होता है। तो इसलिए अगर आपके पास कार्ड होगा तो फिर आपकी जो मेडिकल होता है वो फ्री होता है। उसमें आपको अगर कोई छोटा मोटा मसला है तो आपको उसी टाइम वो ट्रीट करते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले CPF बनाना है, उसके बाद आपने सूस का कार्ड बनाना है और इसी तरह आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। कुछ स्टेट में विज़िट वीज़ा के ऊपर भी आपको बैंक अकाउंट आपका ओपन कर देते हैं, कुछ स्टेट में नहीं करते। मैंने आपको बताया कि हर स्टेट में डिफरेंट है, लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे विज़िट वीज़ा पे भी बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। इसी तरह बहुत से और ऐसे टॉपिक हैं जो लोग पूछते हैं, तो उनका जवाब हर किसी को देना या कमेंट में देना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको हर किस्म की गाइडलाइन जहाँ से मिल जाए और आपको ये वीडियो आप पूरी देखें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हैं। अब एक और क्वेश्चन दोस्त पूछ रहा था कि जी मैं ये बताएं कि NOC एम्बेसी चेक करती है या नहीं। देखें, एम्बेसी के पास पूरा अथराइज़ होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है। अगर उनको डाउट है तो वो आपको कंपनी को या आपके बॉस को कॉल करके वो पूछ सकते हैं कि क्या ये बंदा आपके पास काम करता है, और इसी तरह आपकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी वो चेक कर सकते हैं कि क्या आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं। ज़्यादातर कंट्री से इसकी जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वो 3 मंथ की होती है। इसी तरह बहुत से लोग जिन्होंने शादी की हुई है, लड़कियां पाकिस्तान में गई और उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं, तो उसकी एक मेन वजह होती है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया जब उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं। तो जब एक दफ़ा आपने वीज़ा रिफ्यूज़ किया तो फिर आप उसको थोड़ा टाइम दें। ये नहीं है कि आप साथ ही दोबारा अप्लाई करें, उसको थोड़ा सा टाइम दें और गाइडलाइन ले जो बंदा एक्सपीरियंसड है, जिसने वीज़ा लगवाया हुआ है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं उनके ख़ुद अपने वीज़े नहीं लगे हुए और वो लोगों की फ़ाइलें बना के धड़ाधड़ उनकी रिफ्यूज़लें लेके दे रहे। इसलिए जो प्रोफेशनल बंदा है उससे ही रब्ता करें। मैं ये नहीं कहता मुझसे करें, कोई भी प्रोफेशनल बंदा जिसके पास उस इतना इल्म है कि मैं शादी का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें डॉक्यूमेंट कैसे लगेंगे, क्योंकि ब्राज़ीलियन लोगों को भी नहीं पता
کہ ان کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ کیسے تیار کرنے ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں۔ آدھے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آدھے ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے، اس لیے شادی کے ویزے زیادہ تر ریفیوز ہوتے ہیں۔